Hi everyone, welcome to iExamB. I am Prateek Taldar, Chartered Accountant and your Accounts Faculty at iExamB. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस की जो आपके NVS के ऑडिट असिस्टेंट नवोदय विद्यालय के ऑडिट असिस्टेंट के एग्जाम में आ चुके हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप EMRS अकाउंटेंट के कॉमर्स पोर्शन में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन. The first auditor of company other than the government company is appointed by whom and within what time period? तो क्वेश्चन में बात हो रही है फर्स्ट ऑडिटर की, वो भी अदर देन गवर्नमेंट कंपनी के. कंपनीज एक्ट का सेक्शन 139 डील करता है ऑडिटर के अपॉइंटमेंट से. तो कंपनी का जो सबसे पहला ऑडिटर होता है उसे कौन अपॉइंट करे और कितने दिन में अपॉइंट करे. कंपनी दो तरह की हो सकती है, एक तो गवर्नमेंट कंपनी और अदर देन गवर्नमेंट कंपनी. प्रेजेंट क्वेश्चन में अदर देन गवर्नमेंट कंपनी की बात हो रही है. तो अदर देन गवर्नमेंट कंपनी के केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं विद इन 30 डेज में. तो 30 दिन के अंदर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ड्यूटी है उसे अपॉइंट करना. 30 दिन देखे जाते हैं डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी से. अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेल हो जाते हैं अपॉइंट करने में तो कंपनी के मेंबर्स ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं 90 डेज के अंदर. बट इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि C&AG अपॉइंट करते हैं फर्स्ट ऑडिटर को विद इन 60 डेज. However, in case C&AG fails to appoint the auditor, then again board of directors अपॉइंट करेंगे 30 डेज में. और अगर BOD भी फेल हो जाते हैं तो अगेन मेंबर्स अपॉइंट करेंगे 60 डेज में. तो अदर देन गवर्नमेंट कंपनी के केस में 30-90 चलता है. ओके 30 डेज में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अगर अपॉइंट कर दिया तो ठीक है, नहीं तो 90 डेज में मेंबर्स अपॉइंट कर देंगे. और गवर्नमेंट कंपनी के केस में 60-30-60 चलता है. ओके C&AG ने अगर 60 डेज में अपॉइंट कर दिया तो ठीक है, नहीं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे 30 डेज में, नहीं तो मेंबर्स को करना होगा 60 डेज में. तो इन द प्रेजेंट क्वेश्चन यहाँ पे फर्स्ट ऑडिटर की बात हो रही है और अदर देन गवर्नमेंट कंपनी की बात हो रही है, तो बोर्ड डायरेक्टर्स करेंगे 30 डेज में. राइट. नेक्स्ट इज द अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी. तो हमने अभी देखा था गवर्नमेंट कंपनी के केस में फर्स्ट ऑडिटर कौन अपॉइंट करते हैं, C&AG विद इन 60 डेज. सो C विल बी योर राइट चॉइस. दोनों ही केसेस में ऑडिटर का टेन्योर रहता है टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग. तो ऑडिट पार्ट में ऑडिटर के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड और उसके टेन्योर से रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. नेक्स्ट हमें एक मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का बजटेड डेटा दिया गया है अगले साल का. सेल्स है 1 लाख यूनिट्स एंड 1 लाख रुपीज़ इन टर्म्स ऑफ अमाउंट. वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है हमें 40,000, फिक्स कॉस्ट दे रखी है 50,000 एंड वी नीड टू कंप्यूट PV रेशो, ब्रेक इवन पॉइंट एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी. तो PV रेशो की सबसे पहले बात करते हैं. PV रेशो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100. कंट्रीब्यूशन हमें निकालना होगा. सेल्स में से अगर वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देते हैं तो कंट्रीब्यूशन आ जाता है. सेल्स हमें दे रखी है 1 लाख रुपीज़ की और इसमें से अगर वेरिएबल कॉस्ट को हटा देते हैं तो ये कंट्रीब्यूशन आ जाता है 60,000. तो PV रेशियो विल बी 60,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 100 विच कम्स टू अराउंड 60%. नेक्स्ट इज ब्रेक इवन पॉइंट. ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है एक ऐसा पॉइंट जहां पे कंपनी को ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, वो ब्रेक इवन कर रही है. तो इस पॉइंट पे कंपनी अपनी पूरी की पूरी फिक्स कॉस्ट जो है वो कवर कर चुकी होती है. इसका फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो. तो ये अमाउंट में BEP आपका आ जाएगा. क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन में अमाउंट में BEP और मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया गया था. सो फिक्स कॉस्ट हमें क्वेश्चन में दी हुई है 50,000 डिवाइडेड बाय आपका PV रेशो है 60%. सो ब्रेक इवन पॉइंट कम्स टू 83,333. नेक्स्ट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी. मार्जिन ऑफ सेफ्टी वो सेल होती है जो ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर की सेल होती है. यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा एलिमेंट प्रॉफिट होता है क्योंकि हम फिक्स कॉस्ट जो है वो ब्रेक इवन पॉइंट तक कवर कर चुके थे. तो अब MOS की सेल्स में पूरा का पूरा प्रॉफिट एलिमेंट होता है. मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स हम निकाल सकते हैं टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट की सेल्स. तो टोटल सेल्स हमें क्वेश्चन में दी हुई है 1 लाख रुपीज़ एंड ब्रेक इवन पॉइंट हम निकाल चुके हैं इन रुपीज़ 83,333. सो मार्जिन ऑफ सेफ्टी की सेल्स आ जाएगी 16,667. सो मार्जिनल कॉस्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं. नेक्स्ट इज विच सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट डिफाइंस द टर्म असेसी. असेसी डिफाइंड है सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 में इनकम टैक्स एक्ट के.
सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। इसके अंदर असेसमेंट ईयर डिफाइंड है, असेसी डिफाइंड है सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 में। तो इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको टीडीएस पे बहुत अच्छी ग्रिप होनी चाहिए, प्लस सेक्शंस पे डेफिनेशन के जो सेक्शंस हैं उनका आपको एक नॉलेज होना चाहिए, प्लस टीडीएस के जो सेक्शंस हैं और उनकी रिस्पेक्टिव रेट्स है उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द चैप्टर रेशियो एनालिसिस इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। वी नीड टू कंप्यूट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बताता है कितना जल्दी हमारी इन्वेंट्री सेल्स में टर्न हो चुकी है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्रीज। इस क्वेश्चन की डिटेल्स के हिसाब से अभी जो मटेरियल कंज्यूम्ड है वही हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो जाएगा, और एवरेज इन्वेंट्रीज हम निकाल सकते हैं, दैट इज ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारी हो जाएगी 91,000 एंड एवरेज स्टॉक हमारा आ जाएगा 13,000। सो और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो विल बी 7 टाइम्स। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से रिलेटेड डेटर टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, डेज ऑफ सेल्स आउटस्टैंडिंग वाले रेशियोज भी आपको पढ़ने चाहिए। नेक्स्ट वी हैव द क्वेश्चन विच इज रिगार्डिंग जीएसटी। एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन किस फॉर्म में सबमिट की जाती है? तो जीएसटी REG 16 में सबमिट की जाती है। तो जीएसटी पर्सपेक्टिव से आपको रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट्स, बेसिक्स ऑफ जीएसटी और जीएसटी के जो फॉर्म्स जाते हैं, रिटर्न्स जाते हैं, उनका अच्छा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। नेक्स्ट वी हैव इज अ पैरा बेस्ड क्वेश्चन। आपको एक पैराग्राफ दे दिया गया है विच इज रिलेटेड टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। हाउएवर जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनका आंसर आपको इस पैराग्राफ में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी पैरा था। ओके, पैरा को पढ़े बिना भी आप इन क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं, बट एज अ गुड प्रैक्टिस आपको हमेशा पैरा को अच्छे से पढ़ना चाहिए एक बार के लिए, और फिर ही आपको क्वेश्चंस पे जंप करना चाहिए। क्वेश्चन में जनरल पूछा था कि बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है और अकाउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है कि बुक कीपिंग मीन्स रिकॉर्डिंग नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, जो कि बिल्कुल गलत है। हम सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, राइट। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स कभी भी अकाउंटिंग और बुक कीपिंग का पार्ट नहीं बनते हैं। नेक्स्ट इज रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये बुक कीपिंग के लिए सही है। एंड अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग बिगिंस, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अकाउंटिंग तो चालू वहाँ से होती है जहाँ से बुक कीपिंग खत्म होती है। जो रिकॉर्डिंग वाला एस्पेक्ट होता है वो बुक कीपिंग में कवर्ड होता है, और उसके बाद से अकाउंटिंग चालू होती है जो रिपोर्ट मेकिंग एंड एनालिसिस वाला पार्ट होता है। तो सी ऑप्शन के अंदर बिल्कुल सही दे रखा है, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक कीपिंग के लिए, एंड अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड, सो सी इज द राइट आंसर। इसी पैरा में नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा था कि कौन से अकाउंटिंग कन्वेंशंस इस स्टेटमेंट में लग रहे हैं। पहला स्टेटमेंट है अकाउंटिंग पॉलिसी शुड नॉट बी चेंज्ड फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर। कहने का मतलब है बिजनेस में ऐसा नहीं होना चाहिए कि फर्स्ट ईयर तो आपने डेप्रिसिएशन में WDV मेथड फॉलो किया, सेकेंड ईयर आपने SLM कर दिया। एक कंसिस्टेंसी बनी हुई होनी चाहिए कि हर साल आप एक ही तरह की अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करें, तो इस कन्वेंशन का नाम है कंसिस्टेंसी। नेक्स्ट वी हैव इज मेकिंग प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। वी आर एंटिसिपेटिंग अवर लॉसेज, ओके, बट नॉट प्रॉफिट्स। तो ये एक कन्वेंशन होता है प्रूडेंस, इसे हम कंजर्वेटिज्म भी कहते हैं। तो एज पर प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म वी एंटिसिपेट अवर लॉसेज बट नॉट प्रॉफिट्स। नेक्स्ट हमें एक और पैरा दिया गया था जो इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट से रिलेटेड था, और फिर उसी से रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे गए थे, जैसे कि अ बैलेंस शीट इज अ समरी ऑफ विच अकाउंट्स। सो फर्स्ट ऑप्शन इज नॉमिनल एंड रियल। तो जहाँ जहाँ पे भी नॉमिनल आ रहा है वो सारे ऑप्शंस गलत हो जाएंगे, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट्स जो होते हैं वो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के पार्ट बनते हैं, वो वही क्लोज हो जाते हैं। सो पर्सनल एंड रियल अकाउंट इज द राइट चॉइस। तो जो आपके रूल्स होते हैं उसमें दो रूल होते हैं, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग एंड ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। तो जिसने भी ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग पढ़ रखा होगा वो इसका आंसर इजीली दे सकता है। तो अकाउंटिंग रूल्स से भी डायरेक्टली क्वेश्चन आए हैं, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू विच अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट रेवेन्यूज आर क्रेडिटेड टू द पीरियड इन विच दे आर अर्नड वेदर दे हैव बीन रिसीव्ड और नॉट। तो किस कॉन्सेप्ट की वजह से रेवेन्यू को हम क्रेडिट कर लेते हैं, भले ही वो मिले या नहीं मिले, एक्चुअल में सेटलमेंट हुआ या नहीं हुआ कैश में। सो एज पर अक्रूवल कॉन्सेप्ट transactions are recorded in the period in which they takes place, not when settlement in money takes place. So accounting concepts and conventions से काफ़ी सारे questions पूछे गए थे इस एग्जामिनेशन में, वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। इसी तरह के रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे आके 2 फ्री मॉक टेस्ट दे सकते हैं और एक अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं कि आपके EMRS अकाउंटेंट के एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं।
I would like to highlight that our EMRS accountant course is available at a discount in which आपको काफ़ी सारे mock test मिल जाते हैं, chapter test मिल जाते हैं individually, live classes and daily doubt sessions भी आपको available हो जाते हैं. So you can join our course and prepare 50% faster. Thank you so much for watching this video. See you soon.